क्या हर वक्त ज्योतिष 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 लगा रखा है? नॉनसेंस, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक थिंग। अब तुम ज्योतिष में कहते हो कि प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? मैंने तो कभी शनि को उल्टा चलते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट साइंस भी मानती है कि शनि उल्टा नहीं चलते, सीधा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो तुम्हारा ज्योतिष दुनिया की सबसे अनसाइंटिफिक चीज है, ऐसा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। द फैक्ट दैट रेट्रोग्रेशन हो रहा है किसी प्लैनेट का, अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता है ये कहने के लिए कि ज्योतिष दुनिया की सबसे अनसाइंटिफिक चीज है, क्योंकि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो आसमान में उल्टे कभी चलते ही नहीं हैं। और क्योंकि वो उल्टे नहीं चलते, इसलिए ज्योतिषी जो ये कहते हैं ना कि ये प्लैनेट तुम्हारा उल्टा चल रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये सब बकवास है। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही तरफ के लोग अक्सर ये नहीं समझते कि रेट्रोग्रेशन एग्जैक्टली है क्या एंड कितना साइंटिफिक है। और वो ये दिखाता है कि ज्योतिष भारत में भी और पूरी दुनिया में भी जब डेवलप हो रहा था तो हमारे सबसे पहले सबसे पुराने ज्योतिषी किस तरीके से प्लैनेटरी पोजीशंस को नोट कर रहे थे और उनका इस्तेमाल कर रहे थे टू एक्सप्लेन इवेंट्स इन आवर लाइफ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ज्योतिष in essence is not astrology, it's astronomy. So if you're not an astronomer, you're not an astrologer. I hope I'm making sense. So चलिए आज हम ये जान लेते हैं कि रेट्रोग्रेशन होता क्या है and why it is really truly very very scientific. Let's get started. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं रेट्रोग्रेशन की, यानी कि वक्री मोशन की। तो अगर आप रेट्रोग्रेशन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत हम किस सोलर सिस्टम में रहते हैं, किस सौर मंडल में रहते हैं और ग्रह कैसे बनते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि शुरुआत में जब ब्रह्मांड बन रहा था तो कई सारी उसमें गैसेस थी, कई सारे एलिमेंट्स थे और ये जो गैसेस थी ये अक्सर एक तारे के आसपास इस तरीके से घूमना शुरू हो गई थी। अब जब गैसेस धीमे धीमे करके घूमती हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स धीमे धीमे करके घूमना शुरू करते हैं तो एक समय के बाद वो एक जैसे एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि जो रॉकी एलिमेंट्स हैं वो सोलर सिस्टम में सूर्य के काफी करीब आ गए और जो गैसेस थी जो हल्की होती हैं वो सूर्य से थोड़ी सी दूर चली गई। इसी वजह से सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और साथ ही मंगल, ये सारे के सारे रॉकी ग्रह हैं, यानी कि ये पत्थर जैसे हैं, पठार जैसे हैं, यानी पाषाण हैं। क्योंकि वो जो पत्थर है, जो हेवियर सब्सटेंस है, वो सूर्य के काफी करीब आ गया और फिर एक ही साथ सूर्य के इस तरह आसपास चक्कर काटने की वजह से वो जो पत्थर थे या जो पाषाण थे वो आपस में एक जैसी चीजें एक साथ जुड़ी और उन्होंने समय के साथ साथ गोल रूप धारण कर लिया। गोल रूप लगभग धारण करने की वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि कोई चीज जब इस तरीके से किसी तारे के हेवी ग्रेविटेशनल पुल के आसपास घूमती है तो एक समय के बाद उसमें कहीं ना कहीं एक सिमेट्री आ जाती है और इस सिमेट्री के आधार पर, उनके मोशन के आधार पर सबसे सही शेप जो होती है वो लगभग गोल होती है। पृथ्वी भी लगभग गोल है, उसको जो शेप है उसे जियोइड कहते हैं। इस जियोइड शेप में क्या होता है कि पृथ्वी के जो पोल्स हैं, यानी कि जो ध्रुव हैं पृथ्वी के, वो तो लगभग चपटे हैं, लेकिन पृथ्वी का जो इक्वेटर का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, वो काफी बड़ा है, काफी बल्जिंग और फूला हुआ है। ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। अब कई लाखों वर्षों में अलग अलग प्लैनेट्स इस तरीके से डेवलप हुए। जो गैसेस थी वो जुपिटर बन गए, सैटर्न बन गए, यूरेनस, नेपट्यून बन गए, इस तरीके से चीजें आगे चलनी शुरू हो गई। और बीच में जो चीजें क्लियर नहीं हो पाई वो एस्टेरॉइड बेल्ट बन गई। अब ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसी बेल्ट में से अक्सर कई सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ भी आते ही रहते हैं और जो हम अक्सर कहीं एस्टेरॉइड गिर गया ये बात सुनते हैं, उल्का पिंड गिर गया कहीं ये बात सुनते हैं, तो अक्सर ये इन्हीं एस्टेरॉइड बेल्ट से आता है, कई बार बाहर से भी आता है। जैसे कि हमारे सौर मंडल में इस समय पर लेमन नाम का एक कॉमेट है
जो कि बाहर से हमें हेलो कहने के लिए आया हुआ है। और हेलीज कॉमेट के बारे में तो सब जानते ही हैं, जो लगभग 70-72 वर्ष में एक बार दर्शन हम लोगों को दे ही देता है। तो सूर्य का परिवार इस तरीके से डिजाइन है कि जितने भी रॉकी प्लैनेट्स हैं वो पहले आते हैं और जो गैसियस प्लैनेट्स हैं वो बाद में आते हैं। रॉकी प्लैनेट्स यानी कि पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल ये रिलेटिवली छोटे हैं और डेंस हैं, और जो गैसियस प्लैनेट्स हैं ये थोड़े दूर हैं और उसके साथ साथ ही काफी बड़े भी हैं। जुपिटर के आगे तो पृथ्वी कहीं टिकती ही नहीं है। इनफैक्ट एक जुपिटर के अंदर तो न जाने कितनी पृथ्वियां समा जाएंगी। अब आपका ये भी जानना जरूरी है कि हमारे जो सूर्य हैं वो भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी मिल्की वे में यानी कि आकाश गंगा में तेजी से आगे चल रहे हैं, तेजी से चक्कर काट रहे हैं। और ये तेजी से चक्कर काटने की वजह से सूर्य की भी अपनी स्पीड होती है, सूर्य की भी अपनी वेलोसिटी होती है। तो सूर्य मिल्की वे में चक्कर काट रहे हैं और हम लोग सूर्य के आसपास चक्कर काट रहे हैं। और ये आसपास चक्कर काटने की वजह से क्या होता है कि सारे ग्रह, अब क्योंकि सारे मटेरियल एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं ना, खो खो खेला होगा आप लोगों ने, खो खो में सब एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं ना, जो एक टीम के लोग होते हैं, जो एक तरफ मुंह करके बैठे हुए होते हैं, उनका सबका डायरेक्शन सेम ही होता है। तो हम भी सेम ही डायरेक्शन में भागने लगे सूर्य के पीछे पीछे, और ऐसा करते करते हम अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। अब क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, इसीलिए प्लैनेट्स भी एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि सूर्य के आसपास 8 बड़े बड़े हाईवेज तैयार हो गए, जिनको हम 8 प्लैनेट्स मानते हैं। ऑफ कोर्स प्लूटो को प्लैनेट ना मानना मुझे बहुत दुख देता है, आई एम जस्ट इमोशनली अटैच्ड टू प्लूटो, बट फिर भी प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। और प्लूटो जैसे और कई सारे छोटे छोटे ग्रह हैं जो सौर मंडल में थोड़ी दूरी पे बसे हुए हैं, बट प्राइमरीली हम 8 ग्रहों को इंक्लूड करते हैं। तो ये 8 आप हाईवेज मान लीजिए, राइट, जो कि सूर्य के आसपास गोल गोल चक्कर खाते हैं। अब इन हाईवेज पर 8 अलग अलग गाड़ियां दौड़ रही हैं। कुछ गाड़ियां बहुत बड़ी है, कुछ गाड़ियां बहुत छोटी हैं, कुछ गाड़ियां बहुत तेजी से चलती हैं और कुछ गाड़ियां धीमे धीमे चलती हैं। तो अब जान लेते हैं कौन सी। जो गाड़ियां सूर्य से दूर हैं, जाहिर सी बात है उनका हाईवे भी बहुत बड़ा होगा सूर्य के आसपास, राइट, क्योंकि गोल चक्कर काटना है तो द हाईवे इज अ बिगर। तो ये जो गाड़ियां हैं ये धीमे चलती हैं, जैसे कि शनि, जैसे कि जुपिटर। और जो छोटी और तेज गाड़ियां हैं, यानी मरकरी हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, शुक्र हो गया, ये बड़ी तेजी से सूर्य के चक्कर काट लेती हैं। हम लोग सूर्य का चक्कर साल में एक बार काट लेते हैं। मरकरी हमसे भी कम समय में, शुक्र हमसे कम समय में, मंगल हमसे थोड़ा सा ज्यादा समय में। अब यूं देखिए कि इन 8 हाईवेज पर 8 अलग अलग गाड़ियों की स्पीड पहले से ही निर्धारित है कि ये इसी स्पीड पर लगभग चक्कर काटती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक गाड़ी की स्पीड दूसरे गाड़ी के मुकाबले यानी उससे रिलेटिव तेज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर हम पृथ्वी पर हैं तो जितनी देर में शनि इतना सा चलेंगे हम तो इतना ज्यादा चल लेंगे, बिकॉज हम सूर्य के बहुत पास हैं, क्योंकि हमारा जो हाईवे है वो छोटा है, गोल हाईवे। अब इस वजह से क्या होता है कि कई बार हम जब शनि की तरफ देखेंगे तो हमें साथ नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही हम तेजी से आगे बढ़ेंगे शनि हमें पीछे चलते हुए नजर आएंगे। आपने हाईवेज पर भी ये होते हुए देखा होगा। अगर 2 गाड़ियां 100 की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको लगेगा कि वो एक दूसरे के रिलेटिव स्टेशनरी हैं, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक गाड़ी ने हल्की सी स्पीड अपनी बढ़ा ली, वैसे ही दूसरी गाड़ी हमें पीछे जाते हुए नजर आने लगती है। तो हमारे ग्रहों के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे ही पृथ्वी की गति उन ग्रहों से थोड़ी सी तेज हो जाती है, वैसे ही हमें लगता है कि ये जो ग्रह है अपनी जगह पर नहीं है, ये उल्टा पीछे को जा रहा है। इसी को रेट्रोग्रेशन भी कहा जाता है। और अगर आप किसी भी एस्ट्रोनॉमर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ, ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं, लेकिन असल में कोई ग्रह पीछे नहीं जा रहा होता। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये हमारी आंखों का भ्रम होता है, धोखा होता है, क्योंकि हमारी स्पीड और उस ग्रह की स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम और ग्रह हमें लगता है कि साथ साथ चल रहे हैं, तब हम उसे मार्गी कह देते हैं। और जब हम और ग्रह हमारी स्पीड में डिफरेंस होता है और हम तेज होते हैं और वो ग्रह धीमा होता है, तब हम उसे वक्री कह देते हैं।
इसी में हम दूसरी कुछ पोजीशंस भी लेकर आ जाते हैं, स्टेशनरी, स्टेशन डायरेक्ट, स्टेशन रेट्रोग्रेड। ये भी समझना बहुत आसान है। हमारे मुकाबले जब हमें वो प्लैनेट लगभग अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ दिखाई दे, इट इज नॉट मूविंग एनीमोर, इट्स अपीयर स्टेशनरी, एक ही पोजीशन पर हिल नहीं रहा है, दैट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी होकर थोड़ी ही दिन में वो हमें पीछे चलता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा, दैट इज स्टेशन रेट्रोग्रेड। और फिलहाल स्टेशन दिख रहा है लेकिन थोड़े ही दिनों में तेजी से चलना हमारे साथ साथ शुरू कर देगा, दैट इज स्टेशन डायरेक्ट। बस इससे ज्यादा इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है और इसका बहुत बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। एंड यस, इट इज नॉट अनसाइंटिफिक। आपको ये बात समझनी होगी कि कई हजार वर्षों पहले जो प्राइमरी हमारे ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो सब लोग इस बात को भली भांति समझते थे कि तारों में और इन तेजी से चमकते हुए तारों में डिफरेंस है। यानी कि जो पीछे कॉन्सलेशंस है, नक्षत्र हैं, वो अलग चीज है, और जो हमें ये छोटी छोटी टिमटिमाती हुई लाइट काफी पास तेजी से चलती हुई नजर आती हैं, उनमें डिफरेंस है। इसके साथ साथ वो ये भी समझते थे कि ये जो लाइट्स हमारे साथ साथ चल रही हैं, दरअसल ये ग्रह ही हैं, यानी कि ये हमारे जैसे ही हैं। तो ये जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको तो क्या देख के लगेगा कि तारा चल रहा है हमारे साथ साथ। ज्यादातर जो ग्रह हम ज्योतिष में पढ़ते हैं, खासतौर पे वैदिक ज्योतिष में, वो सारे ग्रह नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। और अगर आप लकी हैं तो फिर आप जुपिटर को, वीनस को बहुत आसानी से आकाश में देख भी सकते हैं, इफ यू नो वेयर टू लुक। वीनस तो अक्सर हमें मॉर्निंग में या इवनिंग में नजर आ ही जाता है, बिकॉज इट इज वेरी ब्राइट इन द स्काई। तो अगर आप वीनस को पहचानने की कोशिश करेंगे या जुपिटर को पहचानने की कोशिश करेंगे आकाश में, तो वो आपको ग्रह नहीं लगेगा, वो आपको तारा ही लगेगा। यानी कि जो ज्योतिषी रहे हैं पूरे दुनिया में और खासतौर पे भारत में, जिन्होंने ज्योतिष को डेवलप किया है, क्या वो लोग इस बात को नहीं समझते थे कि ये बहुत तेज रोशनियां जो दिखने में तारे जैसी हैं और चलती रहती हैं हमारे साथ साथ, ये दरअसल तारे हैं ही नहीं, ये हमारे जैसे ही दूसरे ग्रह हैं। यस, दे अंडरस्टूड दैट। तो भले ही उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरीके से आती हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थी कि ये तारे नहीं हैं, ये ग्रह ही हैं। अगर आप लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं तो जाइए आज शाम को आसमान में जुपिटर और वीनस को ढूंढ कर दिखाइए, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो ये चीजें उनको समझ में आती थी। उन्हें ये भी समझ में आता था कि चंद्रमा हमारे बेहद करीब है और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं हमारे चक्कर काट रहा है। द फैक्ट कि भारतीय ज्योतिष में राहु और केतु हैं, ये भी दिखाता है कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकली कितनी उन्नत, कितनी उच्च मानसिकता रखते थे। क्योंकि हर कोई जानता है कि राहु और केतु एक्चुअल ग्रह नहीं है। अब उन्हें कैसे पता? वो आसमान में किसी तारे को देखकर भी तो बोल सकते थे कि ये राहु केतु है, बट नहीं। बाद में जब यूरेनस और नेपच्यून की डिस्कवरी हुई तो भी हमने उनको राहु केतु नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमको पता है कि राहु और केतु केवल एक्लिप्स पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर सूर्य या चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगते हैं। और जो सिंहिका वाली बात है या स्वर्ण भानु की बात है और पूरी मिथोलॉजिकल स्टोरी है, वो यही तो बताती है कि किस प्रकार से राहु और केतु मिलके सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो मिथोलॉजी अपार्ट, अगर हम लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि ग्रहण क्या है, क्यों लगते हैं, तो हम उन्हें राहु केतु नाम ही क्यों देते। इसीलिए आप लोगों का ये जानना और समझना जरूरी है कि जिस ज्योतिष को आप कंप्लीटली अनसाइंटिफिक बोलते हो, वो अनसाइंटिफिक नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें पहले 100% नहीं पता थी और अब हमें उनको लेकर क्लैरिटी होने लगी है, लेकिन हम लोगों का ये 100% कह देना कि इट इज कंप्लीटली अनसाइंटिफिक एंड स्टूपिड इज एक्चुअली स्टूपिड ऑफ अस, बिकॉज ज्योतिष हमेशा एस्ट्रोनॉमी से शुरू हुआ था। सो देयर लॉजिक कुड बी रूडिमेंट्री एट बेस्ट, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड रॉन्ग। और अगर आप इन चीजों में मानते हैं तो आप लोगों को 100% हमारा जो लॉजिक है उसको भी मानना चाहिए। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आज शाम को जाकर आप आकाश में जुपिटर और वीनस को देखेंगे और आने वाले 1 साल तक आप उनका लेखा जोखा रखेंगे और फिर बताएंगे कि क्या ज्योतिषियों का काम एज एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स इतना आसान है जितना आपको लगता है, और वो किस हद तक अनसाइंटिफिक है। और जब हम कहते हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, गुरु वक्री हो रहे हैं, तो क्या आकाश में वो वाकई वक्री चलते हुए दिखते हैं, और क्या यही चीज साइंटिस्ट भी मानते हैं या नहीं? आप लोग ये पता कीजिए
एंड फिलहाल के लिए ज्योतिष को अनसाइंटिफिक मानना बंद कर दीजिए, खास तौर पे रेट्रोग्रेड के बारे में तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ऑलराइट, ओके एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।